नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं सुधाकर सिंह करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। आज का करंट अफेयर्स के टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं, जो उम्मीद कर रहा हूं कि आपके सारे एग्जाम्स की दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। साथ में एक मोटिवेशन लाइन में मैं कहूंगा कि हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। याद रखिएगा कि खास करके अगर बात किया जाए और एक लाइन और कही जाती है पंक्ति में पूरी तरीके से कि एक पत्थर अगर तबीयत से उछाल दिया जाए आसमान में तो आसमान को भी पार करने की क्षमता हमारे पास है, मौजूद है। यानी हमारे दिमाग में, हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम जो चाहें कर सकते हैं। तो दोस्तों, एकदम हिम्मत नहीं हारना है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बेहतर तरीके से उस पर जी जान लगा के करिए, आपका परिणाम आपके सामने आएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस से संबंधित कथन पर विचार करना है कि निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं, यह आपको बताना है। प्रवासी भारतीय दिवस से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस दिवस को मनाने की संकल्पना स्वर्गीय लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी की देन है। दूसरा आपका है, गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो पहला है, इस दिवस को मनाने की संकल्पना स्वर्गीय लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी की देन है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। तो याद रखिएगा, बिल्कुल सत्य है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि आपके गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ही हैं। तो ये दोनों कथन मित्रों सही है। याद रखिएगा, ए और बी दोनों कथन सत्य है। साथ में याद रखिएगा कि इस बार का प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में मनाया जा रहा है। कहाँ मनाया जा रहा है? इंदौर शहर में मनाया जा रहा है और मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि हैं इसके। साथ में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद सदस्य जनेटा मैस्करेन हास अगले वर्ष 8 जनवरी को युवा प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि होंगी। यानी विदेश मंत्रालय ने युवा प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में ऑस्ट्रेलिया संसद सदस्य जनेटा मैस्करेन हास को मुख्य अतिथि बनाने का निर्णय लिया है। 9 जनवरी को यह प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे थे। यह भी आप ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन के रूप में यह भी ध्यान रखिएगा कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का जो थीम है वह है प्रवासी भारतीय अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय साझेदार भारतवंशी। यानी अगर इसकी थीम की बात किया जाए तो याद रखिएगा, प्रवासी भारतीय अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय साझेदार भारतवंशी, यह इसकी थीम है जो निश्चित रूप से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स। 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर। तो याद रखना है कि कैंसर जागरूकता दिवस जो है 7 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 7 नवंबर को कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन मैडम क्यूरी का जन्मदिन है। किसका? मैडम क्यूरी का जन्मदिन है इसी दिन 7 नवंबर को। इसी को कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगर बात किया जाए, हाल ही में चर्चा में रहने वाली उमियम झील का संबंध किस राज्य से है? हाल फिलहाल चर्चा में काफी रहने वाली उमियम झील, कौन सी झील मित्रों? उमियम झील का संबंध किस राज्य से है?
किस एरिया से है और क्यों चर्चा में थी, इस पर बात करते हैं। आपके ऑप्शन है असम, मेघालय, सिक्किम, तमिलनाडु। तो याद रखना है कि यह उमियम झील मेघालय में है। कहाँ है मित्रों? मेघालय राज्य में है। ठीक है। अगर इस उमियम झील की बात किया जाए तो इसे 12 पानी झील भी कहा जाता है, यानी लोकल लैंग्वेज में इसे 12 पानी झील के रूप में भी जाना जाता है। और इसका निर्माण 1960 के दशक में के शुरुआत में अगर बात किया जाए, उमियम नदी के क्षेत्र पानी को बांध बना करके किया गया था उमियम झील का। तो उमियम नाम की नदी है, उसी का पानी बांधा गया था तो उमियम झील हुई। हाल फिलहाल में यहाँ पर भारतीय सेना के साथ मिलकर के विश्व स्तर का वाटर स्पोर्ट्स डेवलप किया जा रहा है, इसी कारण से यह चर्चा में है। याद रखिएगा, वाटर स्पोर्ट्स डेवलप किया जा रहा है विश्व स्तर का, इसीलिए यह चर्चा में बना हुआ है। तो यह आप ध्यान रखेंगे, भारतीय सेना मिलकर के। इससे क्या होगा, वहां पर रोजगार जन्म होगा, अन्य सारी चीजें डेवलप होंगी, ये सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं। उमियम झील ध्यान रखिएगा, ये वही उसकी डिटेल्स बातें हैं जो आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सुर्खियों में रहने वाला योट्टा D1 क्या है? हाल फिलहाल चर्चा में योट्टा D1 क्या है? पिछले करंट अफेयर्स की क्लास में मैंने इस पर चर्चा भी किया था कि योट्टा D1 क्या है। पहला ऑप्शन है चीन का एक अंतरिक्ष मिशन है, दूसरा है नासा का एक अंतरिक्ष कार्यक्रम है, तीसरा है विस्फोटक सामग्री का पता लगाने वाला यंत्र है, चौथा है भारत में स्थित एक डेटा सेंटर है। बताइए। तो याद रखिएगा, सुर्खियों में रहने वाला योट्टा D1 क्या है? चीन का एक अंतरिक्ष मिशन, नासा का एक अंतरिक्ष कार्यक्रम, विस्फोटक सामग्री का पता लगाने वाला यंत्र, भारत में स्थित एक डेटा सेंटर। ठीक है, तो आपके ऑप्शन ये है। तो इसमें याद रखिएगा, योट्टा D1 है क्या? ये भारत में स्थित एक डेटा सेंटर है। ठीक है, जिसका निर्माण अगर बात किया जाए तो ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। हाल फिलहाल योगी आदित्यनाथ जी ने, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, इसका उद्घाटन किया है और वहां पर लगभग 5,000 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है। योट्टा D1 एक डेटा सेंटर है भारत में स्थापित होने वाला, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया? हाल फिलहाल में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया? 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर और 9 नवंबर। तो याद रखिएगा, 9 नवंबर को ही राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। कब? आपका आंसर है 9 नवंबर। आपका आंसर भी दिया हुआ है, 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। ठीक है, साथ में ये भी याद रखिएगा कि 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। कब? 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस। और 3 नवंबर को राज चोल की जयंती, 3 नवंबर को राजा राज चोल की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लोगो का अनावरण किया? ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लोगो का अनावरण किया है। पहला है ओडिशा, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है कर्नाटक। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लोगो का अनावरण किया है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। इसमें आपको याद रखना है कि अगर हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की बात कर रहे हैं तो इसका अनावरण किया है हाल फिलहाल में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। किसने किया है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका अनावरण किया है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। और इसके बारे में कुछ विशेष बातें आंध्र प्रदेश के बारे में और जान लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है। वो इंपॉर्टेंट है, फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है। साथ में तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्य उत्सव, विश्व कुचिपुड़ी नाट्य उत्सव जो है विजयवाड़ा में शुरू हुआ है। कहाँ? विजयवाड़ा में शुरू हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? हाल ही में 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, सिंगापुर। आप सभी लोगों को बताना है कि हाल फिलहाल में कहाँ पर 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप शुरू हुई है। तो एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत की अगर बात किया जाए तो याद रखना है कि यह शुरू किया गया है दक्षिण कोरिया में। कहाँ शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया में इसकी शुरुआत की गई है। साथ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो याद रखिएगा, ओशिनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। ओशिनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। दूसरा है यून सुक योल दक्षिण कोरिया के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। यून सुक योल, याद रखिएगा। और दक्षिण कोरिया ने अपना स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? नूरी लॉन्च किया है। यह भी महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल फिलहाल में फोर्ब्स पत्रिका ने अपनी रिपोर्ट में किस कंपनी को भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभारा है या उभरती कंपनी के रूप में कहा है? फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, HCL, इंफोसिस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज हाल फिलहाल में भारत की सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली या नियोक्ता कंपनी के रूप में उभर करके सामने आई है देश में। तो देश के अंदर सबसे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई रोजगार दे रहा है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज दे रही है। और साथ में अगर बात करें तो सुख सुविधाओं का इम्प्लाइड का सबसे बेहतर ख्याल रख रही है। ठीक है, तो फोर्ब्स पत्रिका ने इस कंपनी को सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में स्थान दिया है। अगला प्रश्न है आपका, पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य कौन सा है? पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य कौन सा बना है? यानी किस राज्य ने पूरे राज्य में एक समान कीमत लागू कर दिया है गोल्ड की, सोने की? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और केरल। तो याद रखिएगा, हाल फिलहाल केरल सरकार ने यह फैसला किया है कि पूरे राज्य में जो सोने की कीमत होगी, गोल्ड की कीमत, प्राइस होगा, वो इक्वल होगा, एक बराबर होगा, उसमें कोई भी कम ज्यादा कमी बेसी नहीं होगी। ठीक है, चलिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें केरल के बारे में देखते हैं। तो केरल के बारे में याद रखिएगा कि ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी केरल कर रहा है। ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो केरल। और केरल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार भी जीता है। तो केरल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार भी हाल फिलहाल में जीता है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहने वाली विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है या लिखी गई है? चर्चा में रही विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए। शेन वॉटसन, विराट कोहली, हरदीप पुरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो शेन वॉटसन के द्वारा लिखी गई है। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है शेन वॉटसन, उनके द्वारा विनिंग द इनर बैटल लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। लखपति दीदी मेले का शुभारंभ कहाँ किया गया है? लखपति दीदी मेले का जो शुभारंभ है वह कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में या गुजरात में? तो याद रखना है, लखपति दीदी मेले का शुभारंभ जो है उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में और गुजरात में
इनमें से कहां पर किया गया है? तो यह लखपति दीदी का जो मेला है ये उत्तराखंड में शुरू हुआ है। कहां? उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की गई है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। साथ में अगला प्रश्न है, ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऋषभ पंत को किस राज्य ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? बताइए। हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड, या अगर बात किया जाए सामान्य रूप में पंजाब, किस राज्य ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा, ऋषभ पंत को उत्तराखंड राज्य ने ही अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, पर्यटन और अन्य चीजों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड राज्य ने ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है? यानी किस मंत्रालय के द्वारा भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया? यह आयोजित किया जा रहा है, सर्वेक्षण आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम क्या कहेंगे? सर्वेक्षण है, यह सर्वेक्षण आयोजित किया जा रहा है, तो याद रखिएगा। तो यह सर्वेक्षण गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण जो है वह गृह मंत्रालय के द्वारा देश की भाषाओं के लगभग 500 से अधिक भाषाओं के सर्वेक्षण के लिए किया जा रहा है, गृह मंत्रालय द्वारा। याद रखिएगा, आपका आंसर ये सही होगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? किस टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क के द्वारा किया गया है? हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा, हाथी दत्तक जो ग्रहण योजना है उसका शुभारंभ के रूप में आपके ऑप्शन है जिम कार्बेट, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, पेरियार नेशनल पार्क, बुक्सा टाइगर रिजर्व। बताइए। तो याद रखिएगा, हाथी दत्तक ग्रहण योजना अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, ये तमिलनाडु में है। और साथ में बात किया जाए तो इसमें यह कहा गया है कि कोई भी हाथी को एक तरीके से गोद ले सकता है, उसके बदले वो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व को पैसा देगा और उस हाथी की उस पैसे से पूरी तरीके से सेफ्टी और देखभाल की जाएगी। ठीक है, तो हाथी दत्तक ग्रहण योजना तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए कुछ अन्य बातें जान लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। हाथियों को गोद लेने की योजना है, हाथी दत्तक ग्रहण योजना। साथ में तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया है। स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया है, याद रखिएगा। इसके अलावा तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है। तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है। और मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पर तमिलनाडु राज्य है। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु राज्य है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ये आपका अंतिम प्रश्न रहा। इसके साथ ही अगर बात किया जाए तो ये सारी बातें आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। साथ के साथ ये करेंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहे और उनसे जुड़ी हुई बातें रही। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ये सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एक दो बार जरूर देखिएगा, जिससे आपके एग्जाम में हूबहू प्रश्न आएंगे। ये मेरा 100% वादा है। ठीक है, साथ के साथ लगातार जुड़े रहिए चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक शेयर भी करिए, जिससे अन्य लोग भी जुड़ सके। आप स्वयं भी वीडियो देखिए, अपने मित्रों को भी सजेस्ट करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग मेरे साथ जुड़ सके। तो मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों से दोस्तों विदा लेता हूं। करंट अफेयर्स की इस क्लास से नए क्लास में फिर मिलेंगे। हैव अ गुड डे, गुड लक, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।